घड़ी टिक टिक कर रही है। दो नाजुक युद्ध विराम एक धागे से लटके हुए हैं। अमेरिका ने एक नाव में छेद कर दिया और एक ईरानी जहाज को जब्त कर लिया जब नई अहम बातचीत होने वाली है। लेबनान के पास हिजबुल्लाह पर नियंत्रण और शांति लाने के लिए सिर्फ 10 दिन हैं। क्या ये शांति की एक नाजुक राह है या कहीं ये एक बहुत बड़े संघर्ष की कगार है? क्या ट्रंप का सब्र टूट गया है? अब वो ईरानियों से कह रहे हैं आप हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने वास्तव में एक जहाज को पकड़ लिया जो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहा था, जैसा कि वे 47 सालों से करते आ रहे हैं। उन्होंने फिर चालाकी दिखाई और जलडमरू मध्य को बंद करना चाहा। वे हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। वे 47 साल से बड़े बड़े अपराध करके भी बचते रहे हैं, अब नहीं बच पाएंगे। एमिली, क्या हम एक और युद्ध के कगार पर हैं? इस्लामिक रिपब्लिक को सच में लगता है कि ये सारी बातचीत ट्रंप और नेतन्याहू की एक और चाल है ताकि ज़मीनी सेना ईरान में भेजी जा सके? क्या आपको लगता है कि यही हो रहा है या ट्रंप वाकई में इन लोगों को समझौता स्वीकार करवाने के लिए जितना मौका दे सकते हैं उतना दे रहे हैं? मुझे लगता है कि इस समय ये मानना गलत नहीं होगा कि ट्रंप जमीनी कार्रवाई से बचने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मेरा मतलब है, जिस तरह उन्होंने युद्ध विराम आगे बढ़ाया और बातचीत में लौटने की कोशिश की, मुझे लगता है ये घरेलू वैधता पाने की योजना है। क्यों? मुझे सच में नहीं पता। लगता है वे मानते हैं कि समझौता हो सकता है, जो खुद एक समस्या है। लेकिन दूसरी ओर मुझे लगता है कि वो इस्लामी गणराज्य पर बहुत बहुत कड़ी शर्तों से कम किसी चीज पर राजी नहीं होंगे, जो अच्छा है। ये कहते हुए मेरा मतलब है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का समझौता स्वीकार्य है। मुझे नहीं लगता कि यही समाधान है, कम से कम लंबे समय के लिए तो बिल्कुल नहीं। आप किसी चीज को कुछ समय, यहाँ तक कि कुछ दशकों के लिए टाल सकते हैं, लेकिन आखिरकार ज़ेब्रा अपनी धारियां नहीं बदलता। नहीं, लेकिन मुझे लगता है वे क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं या क्या पेश करना चाह रहे हैं। शायद लंबी अवधि में शासन गिराने के लिहाज से अच्छा है कि आज शासन 2 हिस्सों में बटा है। ये हैं उदारवादी, जिन्हें आप और मैं जानते हैं कि वे वास्तव में उदारवादी नहीं हैं। कजाकिस्तान और एक तरह से अधिक राजनीतिक पक्ष और इसके शीर्ष पर IRGC। एक आदमी जिसके पास जाहिर तौर पर एक टांग नहीं है और उसके चेहरे पर विकृति है। आयतुल्ला का बेटा, नया आदमी, मुस्तबा खोमैनी। क्या आपको लगता है कि ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है? अगर ऐसा है तो ये अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब है कि वे वैसे भी गिरेंगे। सही है। मुझे लगता है कि ये जल्दी नहीं होगा। मुझे लगता है जो भी कोई सोच रहा था कि ये एक बार में ही खत्म हो जाएगा या फिर कोई बड़ी मुहिम चलेगी कि हम उन पर बमबारी कर देंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। आप एक बहुत ही अच्छे से चलने वाली मशीन को तोड़ रहे हैं, बिना किसी मजाक के। बहुत ही अच्छे से चलने वाली मशीन जिसमें मौत की ख्वाहिश है, मौत की धमकी है। वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। उनके पास पहले से ही व्यवस्था है। आप जानते हैं, अगर ये गिरता है तो वो गिरता है। ऐसे राक्षस को गिराना एक बहुत बड़ी चुनौती है और मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ एक पत्थर से होगा। मुझे लगता है इसमें समय लगेगा। मैं सच में उम्मीद करती हूं कि ट्रंप जो करना है वो किसी भी तरह से करेंगे। मुझे लगता है अगर वे आकर कहें कि हम हार मानते हैं तो वे साइन कर देंगे। अगर नहीं मानते तो वे लड़ाई के लिए तैयार हैं और मुझे लगता है कि उनके साथ ऐसे ही निपटना पड़ेगा। मुझे लगता है वो सच में इसे लेकर गंभीर हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने इरादे दिखाए हैं। लेकिन आप जानती हैं, उन्होंने अभी-अभी कहा अतारित शमुएल, जो लोगों की मांग पर वापस आई हैं। अतारित एक अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी अधिकारों की पैरोकार हैं। अतारित, आप जानती हैं, आप ईरान के इन अलग-अलग अल्पसंख्यक समूहों से काफी जुड़ी हुई हैं। आप जानती हैं वे क्या कह रहे हैं? आपका पहले उनसे पाला पड़ चुका है। क्या आपको लगता है कि ईरान के लोग, जो इतने सुंदर विविधता वाले हैं, वास्तव में हथियार उठाने और अपना देश वापस लेने के लिए तैयार हैं? या आपको लगता है कि उनके लिए ये अभी जल्दबाजी होगी? मुझे लगता है कि ईरानी समाज के कुछ वर्ग लंबे समय से संघर्ष में कूदने और IRGC को गिराने को बेताब हैं। जहां मैं बैठी हूं, वहां से ये बहुत स्पष्ट लगता है कि ईरानियों की भारी बहुमत IRGC और सामान्य रूप से ईरान के इस्लामी गणराज्य के पूरी तरह खिलाफ है। वे लगभग 50 सालों से चाहते हैं कि वे गिरें और कई लोग उनके खिलाफ सक्रिय रूप से लड़ रहे हैं। अगर आप कुर्द क्षेत्रों देखें तो कुर्द राष्ट्रीय सेना शुरू से ही IRGC के साथ लड़ाई में रही है।
मुझे सच में लगता है कि ईरानी लोग तैयार हैं और उन्होंने ये साबित किया है। अभी तक हमारे पास सही आंकड़े नहीं हैं और जब तक हालात सामान्य नहीं होते व स्वतंत्र जांच नहीं होती, ये आंकड़े मिलना मुश्किल है। जनवरी में ही 30 से 1 लाख लोगों की हत्या हो गई, जिससे ईरानी लोग नहीं भूलेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वे ऐसा नहीं सोचेंगे कि ओ ठीक है, जैसे मेरी पूरी फैमिली को मार दिया गया तो चलो इसे ऐसे ही होने देते हैं। वे गुस्से में हैं और बदलाव के लिए तैयार हैं। समस्या ये है कि उनके पास हथियार नहीं है ना? और वे सिर्फ IRGC का ही सामना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बशीस का ही नहीं, सिर्फ ईरान के अंदर की सारी मिलिशियाज का ही नहीं, बल्कि शासन ने बाहर से भी ये तमाम इस्लामवादी मिलिशियाएं बुला ली हैं। बिल्कुल सही। लोगों, मुझे तब परेशानी होती है जब पश्चिम के लोग कहते हैं कि हमें विदेशी हस्तक्षेप नहीं चाहिए, जबकि वो पहले से मौजूद है। बिल्कुल सही। और ये ईरानी जनता के खिलाफ है। ईरानी लोग जो चाहते हैं वो है IRGC का पतन और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना। वे स्पष्ट हैं कि वे क्या और किसे चाहते हैं और सब कैसे होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ट्रंप और इजराइल इस बदलाव को संभव बनाने के लिए विशेष रूप से सक्षम हैं और ईरानी लोग इसके लिए बहुत जोरदार तरीके से समर्थन और आभार व्यक्त कर रहे हैं। मुझे लगता है अब समय आ गया है। उम्मीद है हम उन्हें हरा सकते हैं और हमें ऐसा करना ही होगा। मुझे नहीं लगता कि हम इसे खत्म कर सकते हैं। कोई रास्ता नहीं है, आप उन्हें वैसे ही नहीं छोड़ सकते। और मुझे लगता है कि खाड़ी देश भी ये बात समझते हैं। और मुझे लगता है कि ट्रंप ने जो किया है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही समझदारी है, वो ये है कि इस युद्ध से पहले समय हमेशा IRGC के पक्ष में था। वे लगातार आगे बढ़ते रहे, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति बदलते रहे। आप जानते हैं, चलिए और बातचीत करते हैं और बातचीत करते हैं और उस मुकाम तक पहुंचते हैं और फिर और बातचीत करते हैं और उस दहलीज तक पहुंचते हैं। और उन्होंने जैसे कि समय के साथ खेला। और मुझे लगता है कि अब जो चीज़ बदल गई है वो ये है कि समय अब उनके पक्ष में नहीं है, क्योंकि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के बंद होने से वे हर दिन पैसे खो रहे हैं, जो उनके लिए पैसे और फंडिंग की जीवन रेखा है। मेरा मतलब है, मूल रूप से उनकी अर्थव्यवस्था ऊर्जा निर्यात पर आधारित है और अगर अमेरिकियों ने उनके ऊर्जा निर्यात को बंद कर दिया है तो उनके पास पैसे नहीं होंगे। अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो वे अपने लड़ाकों को पैसे नहीं दे सकते। अगर वे अपने लड़ाकों को पैसे नहीं दे सकते, वे पहले ही इस स्थिति में हैं। पिछले महीने IRGC को भुगतान नहीं कर पाए तो मैं भी नहीं कर सकती। तो क्या आपको लगता है कि यही वो धैर्य है जो हमें रखना चाहिए, चाहे हम इस पूरी चीज से कितने भी थके हुए क्यों ना हो? और भगवान जाने, ईरानी लोग हमसे कहीं ज्यादा थके हुए हैं। क्या आपको लगता है कि ट्रंप अब उनके साथ वैसा ही खेल खेल रहे हैं जैसा वे पूरे इतिहास में करते आए हैं? वो सिर्फ खेल ही नहीं रहे, उससे भी ज्यादा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो दिखा रहे हैं कि जैसी चीजें अब तक रही हैं, जो स्थिति थी और जो शासक हैं या जो लोग जलदमरू मध्य और संसाधनों पर राज कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वही हमेशा रहें। मुझे लगता है कि वो शतरंज की गोटियां या चेकर्स की गोटियां या जो भी खेल आपको पसंद हो, सबको उलट पुलट कर रहे हैं, क्योंकि आखिर में हमेशा सबने उन्हें ही नियम बनाने दिया है। और ट्रंप कह रहे हैं, पता है क्या, हमें ये खेल खेलने की जरूरत नहीं है, हमें ये सब रखने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। मुझे लगता है कि ट्रंप ने पिछले कुछ हफ्तों में जो कुछ भी किया है, उसमें बहुत सी बातें वाकई परेशान करने वाली हैं, चाहे इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति ही क्यों ना हो। जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह से उन्होंने इसे कहा है, वो जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा बोल रहे हैं ऐसी किसी बड़ी रणनीति के लिए। और ये उन लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक रहा है जिन्हें उन्हें प्रेरित करना है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा समस्याग्रस्त रहा है। अगर मैं गलत साबित हो जाऊं तो खुशी होगी। मुझे गलत साबित होने पर खुशी होगी और मैं अपनी बात वापस लेकर माफी मांगूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने जिस तरह से अपने काम को संभाला है, उसमें थोड़ी गैर जिम्मेदारी दिखाई है। उन्होंने जो बातें कही, उससे वास्तव में हमारे सैन्य रूप से जो करना था, उसे लागू करने की उनकी क्षमता को नुकसान पहुंचा। कोई भी मुझे ये नहीं मना सकता कि इससे अस्थायी युद्ध विराम की कोशिशों पर असर नहीं पड़ा। शासन को सशक्त बनाने वाली भाषा में आपसे ईरानी जनता के वैध प्रतिनिधि के रूप में बात करना पागलपन है। ये दावा है कि शासन बदल चुका है। चाइना, मेरा मतलब ये तो बस ये उन लोगों के लिए अपमानजनक है जिन्होंने अभी अभी इसी शासन के हाथों सामूहिक नरसंहार झेला है, जो अब भी उन्हें फांसी दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप, मुझे नहीं पता, कम से मैं देखती हूँ ट्रंप अजीब अजीब बातें कहते हैं। हाँ। और वो पागलपन भरी बातें ट्वीट करते हैं। और मैं कम से कम सच में उम्मीद करती हूँ कि कोई वहां बाहर उन्हें रोक ले, इससे पहले कि वो और भी असंतुलित बातें ट्वीट करना जारी रखें। हम लेबनान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, चलिए इसे सीज फायर से जबरदस्ती ना करें। जैसे कि हम 51वां राज्य नहीं हैं। ये रिश्ता आपसी लाभ के लिए होना चाहिए और है भी। लेकिन जब संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसा कमेंट करते हैं कि इजराइल को ये करने की अनुमति नहीं है, तो वो ऐसे हैं, सबसे पहले ये तुम्हारा ही युद्ध है, ठीक है?
तुम इजराइल के लिए युद्ध नहीं लड़ रहे हो, बल्कि आईडीएफ और लेबनान में सैनिक अमेरिका के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। हिजबुल्लाह ने सैकड़ों अमेरिकी सैनिक मारे हैं। तो राष्ट्रपति ट्रंप का जिस तरह से जवाब देना, मुझे लगता है कि ये वाकई में समस्या वाली बात है। और ये बात छोड़ भी दें कि उत्तर में रहने वाले सभी लोग, ये बहुत ही निंदनीय है। ये बहुत ही निंदनीय है कि हम हिजबुल्लाह के साथ किसी भी तरह का समझौता करें। और फिर विकल्प बनना। और फिर अगले दिन मुझे लगता है कि ट्रंप, क्योंकि वो काफी अस्थिर हैं, और फिर अगले ही दिन वो लिखते हैं इजराइल जैसा महान साझेदार कभी नहीं रहा। तो किसी ने उनसे कहा ये सही नहीं लग रहा था। मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा फर्क है। जैसे एक चीज जो बहुत सारे पश्चिमी लोग समझ नहीं पाते, वो ये है कि जिस तरह से हम खुद को पश्चिम के सामने पेश करते हैं और जो लोग कूटनीति, शांति समझौतों और बातचीत के लिए खुले हैं, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। लोकतंत्रों, हाँ, जैसे हम खुद को पेश करते हैं और पश्चिम इस्लामवादी कंट्रीज और तानाशाही व्यवस्थाओं के सामने खुद को पेश करता है। क्योंकि सच्चाई ये है कि जो चीजें अमेरिकियों को पूरी तरह पागलपन और असंतुलित लगती हैं, वही अरब देशों और इस्लामवादी देशों के लिए ऐसा है कि वे कहते हैं, ओह, ये ऐसा आदमी है जिसका मैं सम्मान करता हूँ। वही ट्रंप है, वही ट्रंप है। मैं उनकी भाषा बोलती हूँ, यही उनकी जिंदगी रही है। और खैर, वो आप जानती हैं, वो उसी तरह के कैरेक्टर शख्स हैं जिनका लोग सचमुच सम्मान करते हैं और सराहते हैं। एक औरतबाज, दिखावटी, भड़कीला आदमी जो आता है, मनचाहा करता और बोलता है, जिसे कोई रोक या काबू नहीं कर सकता। ये वही लोग हैं जिनसे वे जुड़ना चाहते हैं, ऐसे नेता जिनके वे आदी हैं। मैं देखती हूँ कि पश्चिम में इसकी समझ कम है। तुम्हें पता है, मैंने अपने ही परिवार के सदस्यों से भी बात की है और वे नहीं समझते। वे कहते हैं, वो ऐसा क्यों करेगा? क्या तुम्हें वो वीडियो याद है जो उसने पोस्ट किया था, जिसमें उसने बताया था कि वो गजा के साथ क्या करने वाला है, उन सारी दाढ़ी वाली बेली डांसर्स के साथ? नहीं, वो नहीं, जब वो कुछ पैरालॉग जैसा करने वाला था। हाँ, बिल्कुल। हर अमेरिकी जिसे मैं जानती थी हैरान था कि ये क्या हो रहा है। मैं मिडिल ईस्ट की अलग अलग जनजातियों के साथ काम करती हूँ, तो मुझे ये कमाल लगा। ये कमाल है क्योंकि वो उन्हें दिखा रहा है कि वो उन पर हावी होने वाला है और वो उनकी हर उस चीज को पलट देगा जो उनके लिए मायने रखती है। और वो लोग भी इसे ऐसे ही देखते हैं और उसी हिसाब से जवाब देते हैं, जिसमें वो उसके साथ किसी बीच के रास्ते पर आने को तैयार हो जाते हैं। अब मुझे लगता है कि हमें ये भी समझना चाहिए कि ये देश असल में बातचीत, कूटनीति या किसी भी वादे या समझौते को निभाने में रुचि नहीं रखते हैं। मुझे लगता है कि उसका भी उतना ही अस्थिर और अविश्वसनीय होना शायद सच में। मैं 2 हफ्तों से कह रही हूँ कि वो उनके साथ वही कर रहा है जो इस्लामिक रिपब्लिक पश्चिम के साथ करता आया है। अब व्यावहारिक बात करते हैं। उन्हें इस्लामाबाद वापस होना चाहिए था। कब है वो? कल संघर्ष विराम का अंत है। मंगलवार को संघर्ष विराम खत्म हो रहा है। ओह, इस्लामिक रिपब्लिक ने पहले मना कर दिया तो कौन जानता है, ये हर घंटे बदल जाता है। उन्होंने कहा कि कोई शो नहीं है। देश हमारे अजीब देशों से चल रहा है। इस बीच उन्होंने इस जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है। जो इस्लामी गणराज्य का है। इस्लामी गणराज्य का इरादा या प्रयास तेल निर्यात करने का है, और उन्होंने जहाज में छेद कर दिया, जो दिलचस्प है। और जाहिर है जहाज बहुत बड़ा है। ये लगभग उसी आकार का है जैसे इस क्षेत्र में मौजूद बड़े अमेरिकी करियर्स में से एक होता है। तो पूरी बात, और साथ ही जानते हो मुझे सच में क्या परेशान करता है? पाकिस्तान को वैधता देना। भगवान के लिए, पाकिस्तान कोई ईमानदार देश नहीं है। मैंने ये एक भारतीय टीवी चैनल पे कहा था और इसे ले लिया गया, और एआई जो भी है। मेरा एक एआई वीडियो था जिसमें मुझे पाकिस्तान के बारे में बोलते हुए दिखाया गया, जबकि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था। और सबसे साफ संकेतों में से एक ये था कि उन्होंने मुझे पाकिस्तानी लहजा दे दिया था। मुझे वो बहुत पसंद आया। तुमने क्या कहा? ये देखो, अभी के लिए इजराइल सिर्फ एक ही व्यक्ति से नाराज है। वो है पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख असीम मुनीर। वही हैं जो ट्रंप को प्रभावित करने और उन्हें इजराइल से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वे इजराइल बनाने की कोशिश में हैं। इस जंग में अकेला कर रहे हैं। मूल रूप से मैंने अभी कहा कि पाकिस्तान को मध्यस्थता की जिम्मेदारी देने से पहले क्यों पाकिस्तान को चुना गया, जब उनके पास खुद का जिहादी समस्या है और शायद वो सिर्फ इस जंग में खुद को प्रासंगिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
उनके पास बहुत कुछ खोने को है। मुझे लगता है कि अगर हम बड़े राजनीतिक हालात को देखें तो पाकिस्तान कई उन्हीं इस्लामवादी ताकतों के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ जो कुछ हो रहा है उसमें वो हमसे कहीं ज्यादा गहराई से जुड़े और शामिल हैं। यही मेरी बात थी। और खासकर भारत और इजराइल के बीच नए तरह के गठबंधन के साथ और मोदी के यहाँ आने के बाद इस समय बहुत कुछ हो रहा है। पाकिस्तान खतरे में है और इसलिए पाकिस्तान वाकई में बहुत ज्यादा परेशान है और बेतहाशा इशारे कर रहा है कोशिश करने के लिए प्रासंगिकता पाने और जिंदा रहने की। मैंने इंटरव्यू में यही कहा था, लेकिन उन्होंने मेरी छोटी सी बात लेकर मेरे मुंह में ऐसे शब्द डाल दिए जैसे मैं किसी पाकिस्तानी जनरल को एआई वीडियो में अपमानित कर रही हूं, जबकि मैं उसे जानती भी नहीं हूं। सबसे मजेदार ये था कि मुझे पाकिस्तानी लहजा मिला। तुम लोगों के लिए तो ये बढ़िया है, एआई सही तरीके से इस्तेमाल करे, वहां अच्छे टूल्स हैं। या सबको पाकिस्तानी लहजा दे दो। हम सबको, या तो सबको या किसी को नहीं। मैं उस बात पर बात करना चाहती हूं जो आपने ट्रंप के हमें लेबनान पर क्या करना है ये बताने को लेकर कही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उसी समय कमला हैरिस और कई दूसरे बड़े लोगों को ये कहते हुए भी देखा कि बीबी ने ट्रंप को इस जंग में धकेला। वो एक जंग में शामिल हुए जिसमें बीबी नेतन्याहू ने उन्हें घसीटा, ये स्पष्ट होना चाहिए। एक ऐसी जंग में शामिल हुए जिसे अमेरिकी लोग नहीं चाहते। अमेरिकी सैनिकों को खतरे में डाल रहे हैं। कमला हैरिस और कुछ प्रमुख लोग, मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि वे कौन थे। जेक सैलिवन। सरकार में ऐसे लोग हैं जिन्हें सम्मानित किया जाता है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सिर्फ कैंडस ओवंस नहीं, ठीक है। हाँ। लोग कह रहे हैं, आप जानते हैं, बीबी दशकों से ये करने की कोशिश कर रहे हैं, राष्ट्रपतियों से ये करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि ये सही है, मैं बस कह रही हूँ मुझे लगता है कि शायद ये उनका जवाब था ये दिखाने के लिए कि देखो नहीं, वो मुझे कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है, देखो मैं उसे कुछ करने के लिए मजबूर कर सकती हूँ। हाँ, मैं किसी सहयोगी का अपमान कर ऐसा नहीं कर सकती। बिल्कुल, मुझे लगता है, मैं निश्चित रूप से, आप जानते हैं मैं ट्रंप को जानती हूँ। मुझे निश्चित रूप से लगता है कि ये उसका एक हिस्सा है, वो दिखाना चाहता है कि वही बड़ा बॉस है, ये ठीक है। और मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगता कि उसने कुछ ऐसा किया है जो वो नहीं करना चाहता था। ईमानदारी से कहें तो ये ट्रंप है, वो ऐसा क्या करता है जो वो करना नहीं चाहता ये आदमी। लोग उसे इसका पर्याप्त श्रेय नहीं देते कि वो इस्लामी गणराज्य के खतरे की बात राष्ट्रपति बनने से पहले से कर रहा था। ये ऐसी बात है जिसके बारे में वो लगातार बात करता रहा है। उस आदमी को इतना श्रेय दो कि अगर उसे खुफिया रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि ये लोग यूरेनियम समृद्ध कर मिसाइलें बनाने के कगार पर हैं जिन्हें यूरोप और अमेरिका के पूर्वी तट तक भेजा जा सकता है, तो वही होगा। मुझे समझ नहीं आता लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते, लेकिन सवाल है कि इस्लामाबाद में बातचीत होगी तो क्या होगा। अगर ये जहाज में छेद करना है तो मुझे ये शानदार लगता है। और अगर अगली रणनीति, और लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं, कागा द्वीप पर कब्जा करना है जो ऊर्जा के निर्यात का मुख्य स्रोत है। अब उत्तर की ओर लेबनान चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा वहाँ भी युद्ध विराम है। आगे क्या होगा? क्या योसेफ और हिजबुल्लाह से छुटकारा पा सकते हैं? क्या वे ज़ेबुल्लाह से छुटकारा चाहते हैं? बस देखिए। जब हमने बातचीत के बारे में बात की तो कुछ लोगों ने कहा कि हमने कूटनीति के साथ क्या किया, बजाय इसके कि कुछ लोग जानते हैं। अरब तबाक, हमारे पास 1400 से अधिक शहीद हैं, 4000 से अधिक घायल हैं, हजारों घर नष्ट हो चुके हैं, 12 लाख से अधिक शरणार्थी कठिन जीवन जी रहे हैं। और क्या बेहतर हो सकता है? क्या हम बातचीत करने जा रहे हैं या युद्ध करने जा रहे हैं? नहीं, गाजा तबाह हो चुका है। 70,000 से 80,000 से अधिक लोग मारे गए। अंत में वे बैठे और बातचीत की। तो हम अब बातचीत क्यों कर रहे हैं? ताकि इन अपराधों और लेबनान के लोगों की तकलीफों को रोका जा सके। वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें इजराइल के साथ बातचीत में क्यों जाना चाहिए। खैर, सबसे अच्छा कारण यही है कि शायद आपके देश को इससे सच में फायदा हो सकता है। क्या ये वाकई मुमकिन है या हम मजाक कर रहे हैं? इस वीडियो में सब कुछ साफ दिख रहा है। ये बंधक जैसी स्थिति है। ऐसा लगता है उस आदमी के पास कोई विकल्प नहीं, मजबूरी में हिजबुल्लाह को बस दिखावटी समर्थन दे रहा है क्योंकि वे डरे हुए हैं और उनके पास पर्याप्त नियंत्रण नहीं है। उनके पास इतना नियंत्रण नहीं है कि वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार लितानी के दक्षिण में इसे लागू कर सकें, हिजबुल्लाह को निरस्त्र कर सकें या उसे भंग कर सकें। वे नहीं कर सकते।
वे नहीं कर सकते। चाहे वो चाहे भी तो भी वे ऐसा नहीं कर पाएंगे और किसी न किसी समय उन्हें सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा और इजराइल के साथ बातचीत की मेज पर आना पड़ेगा और मिलकर काम करने का कोई तरीका निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि वे आ जाते हैं, यानी वे इजराइल के साथ बातचीत की मेज पर हैं। और आप जानती हैं, जब इजराइल के राजदूत येखेर लाइटर से पूछा गया कि फ्रांसीसी इसमें क्यों शामिल हैं, तो उन्होंने प्रेस से बात की थी। हम उन्हें दूर रखना चाहते हैं क्योंकि वे सिर्फ प्रभाव के लिए हैं और वो बिल्कुल सही हैं। सवाल ये है, मान लीजिए वे कहते हैं अब हम सामान्यीकरण पर हस्ताक्षर करेंगे और इब्राहिम कोर्ट में शामिल होंगे। असल में जमीन पर जहां 2 दिन पहले एक सड़क किनारे बम से 2 इजरायली सैनिक मारे गए थे, क्या बदलने वाला है? क्या बदलने वाला है? हमें लेबनानी सेना से युद्ध लड़ना होगा। उनके साथ? असल में आपका मतलब उनके साथ ही है? नहीं, उनके साथ। ये हिजबुल्लाह वैसे भी हित एक जैसे हैं। हमारे हित एक जैसे हैं और आपको पता है विडंबना ये है कि किसके हित भी एक जैसे हैं, शायद सीरिया और इस क्षेत्र के लगभग हर दूसरे समूह के लोग भी। वास्तव में दिलचस्प बात जमीनी स्तर से देखना है, जमीनी नजरिए से, जो मैं अपनी सोशल मीडिया और अपने डीएम में देख रही हूँ, और तरह तरह की चीजें। क्या ये एक बहुत बड़ी लहर है प्यार, समर्थन और एकजुटता की? लेबनान के लोगों से, सीरिया के लोगों से, ईरान के लोगों से, ये तो जाहिर है, लेकिन साथ ही इराकियों से भी, और जाहिर है भारतीय भी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हम रियल टाइम में देख रहे हैं कि भू राजनीतिक गठबंधन बड़े पैमाने पर बदल रहे हैं और एक बिल्कुल नया सा गठबंधन बन रहा है, जैसे कि इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स और अब जो कुछ हो रहा है उसके साथ, और ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। गल्फ का, लैटिन अमेरिका, वेनेजुएला और क्यूबा में जो हो रहा है, ये सब आपस में जुड़ा और एक साथ हो रहा है। हम लोगों के बीच बढ़ती एकजुटता का ये आंदोलन देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ अच्छा महसूस कराने वाली बात नहीं, बल्कि सैन्य और भू राजनीतिक रूप से एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ता आंदोलन है। मुझे इस पर बहुत उम्मीद है। मुझे लगता है कि जब हम युद्ध के अंत तक पहुंचेंगे, और कब होगा भगवान ही जानता है, फिलहाल अंत दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है कि वहां पहुंचने पर सुरक्षा और रक्षा के मोर्चे पर नया पुनर्गठन आएगा। मुझे नहीं समझ आता कि ट्रंप नेटो का समर्थन करना या उसमें योगदान देना कैसे जारी रख सकते हैं। हमने यूरोप भी खो दिया, यानी अब यूरोप बस पश्चिमी यूरोप रह गया है। यूरोप ने आत्महत्या कर ली है, ठीक है? हाँ, स्पष्ट रहे। मुझे समझ नहीं आता ट्रंप नेटो समिट में कैसे बैठ सकते हैं और ना कहें, जबकि उन्होंने पहले ही कह दिया है कि आप लोग किसी काम के नहीं हैं, सिर्फ नाम के शेर हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं सच में मानती हूँ कि इस इंद्रधनुष के दूसरी तरफ, अगर हम इसे ऐसे कह सकते हैं, तो खाड़ी देशों के साथ एक नया रक्षा समझौता है, जैसे मध्यमार्गी सुन्नी देश भारत। शायद हमारे पास पहले से ही आईमेक कॉरिडोर के साथ समझौता है, जो कि इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर है, जो भारत से सामान को मिडल ईस्ट के रास्ते यूरोप, पूर्वी यूरोप तक लाने के लिए है। मुझे समझ नहीं आता कि इस युद्ध के बाद पूरी दुनिया कैसे अपने गठबंधन नए सिरे से कैसे नहीं बदलेगी। और अगर आप एक आजाद ईरान की कल्पना कर सकते हैं, हाँ, एक गठबंधन सिर्फ एक आजाद ईरान और चीन, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और शायद आजाद वेनेजुएला और क्यूबा के बीच। यही तो है दुनिया के अधिकांश संसाधन, तेल और सोना खासकर। हाँ, और ये सच है, ये चीन को नीचे ला रहा है। मैं यही कह रही हूँ, रेड ग्रीन अलायंस का गठबंधन इस पर कुछ नहीं कर सकता। ये अच्छी राजनीतिक चाल है। कम्युनिज्म मौत का पंथ है। हाँ, लेकिन आप जानती हैं ये सब एक बड़ा लोग इस्लामवाद, माफ कीजिए, इस्लामवाद। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो असल में ये सब चीन के बारे में है ना? और महाशक्ति होने के नाते महाशक्ति की स्थिति बनाए रखना, जैसे कि अमेरिका एक तरफ बैठा है। अमेरिका प्रशांत क्षेत्र के द्वीप खरीद रहा है, 100% युवाओं में घुसपैठ कर रहा है। ये ताइवान और चिप निर्माण से जुड़ा है। ट्रंप अगले 1-2 महीने में ची के साथ जाकर चीजें बांट रहे हैं, जैसे मैं आपको ये देता हूं, आप मुझे वो दो, मुझे मत रोकिए। मैं इसे ऐसे देखती हूँ, ये एक अवसर है। ये उन इस्लामवादियों को गिराने का मौका है जो दुनिया को नष्ट करना चाहते हैं। और चलिए देखते हैं क्या होता है। अब अगर हम कुछ मिनट निकालें, गाजा में क्या हो रहा है और युद्ध विराम के बाद इस्लामवादियों के साथ क्या होता है, जो दुर्भाग्यवश अभी भी वहां हैं, इस पर बात करने के लिए। एक कहानी जो मुख्य धारा की मीडिया में नहीं आई और क्यों आती,
वो है इन गरीब गजा की विधवाओं की कहानी जिन्हें हमास द्वारा शोषित और बलात्कार किया जा रहा है। इसे देखिए। ये अपराध हैं जब महिलाओं का शोषण होता है। सही है, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो महिलाओं के साथ धोखा करता है। महिलाएं गरीब हैं, वो खुद को रोटी और चीनी के टुकड़े जैसा दिखा रहा है। मैं कह रही हूँ यहाँ आओ, यहाँ निष्कासन है और वो एक इस्लामी संगठन का प्रतिनिधि है। इस्लामी तंजीम, ये एक राजनीतिक संगठन है। मैं एक राजनीतिक आयोजक हूँ। अगर तुम मेरे साथ ऐसे चलोगी तो मैं तुम्हें इतना दूंगी। और जिन महिलाओं के पास इस तरह का जीवन अनुभव नहीं है, मेरा मतलब है वे अलग थलग पड़ जाएंगी। मेरे 4 बच्चे हैं। उसने कहा, वाह वे अलग हो गए, माशाअल्लाह तुम्हारे पास इतनी खूबसूरती है और वे अलग हो गए। उसने मुझसे कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे अपना नंबर दो और मैं ठीक रहूंगा। मैंने उन्हें सच में पिता की तरह समझा। ये मेरे पिता हैं। वो इन हालात में मेरी मदद करना चाहता है। जैसे बुरे लोग होते हैं वैसे अच्छे भी होते हैं। उसने कहा, मैं उससे खुलकर बात करना चाहता हूँ। जब जरूरत होती है ये तथाकथित नारीवादी और नीले बालों वाली ब्रिगेड कहाँ होते हैं? ओ, वे नाव पर हैं, है ना? यस। उस नाव पर क्या हो रहा है? वो नौका बेड़े की यौन शिकारियों वाली नाव है। हे भगवान। हाँ, तो जाहिर है उनमें से कुछ सबसे पहले लोग पहले से ही नाराज थे क्योंकि वे इस नाव पर एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। मुझे लगता है लोकेटर। कुछ ने क्यूबा एडवेंचर से लौटने के पहले या बाद में ऐसा किया। ओह, वो बाद में था। हाँ, उन्हें इतनी नावें कहाँ से मिल रही हैं? कई खोज यात्राएं और बहुत पैसा, क्योंकि वे ईरान पर काम कर रहे हैं। हाँ, तो ग्रेटा का बेड़ा होर्मुज जलदमरू मध्य की ओर कहाँ है? उन्हें फर्क नहीं पड़ता। मैं देखना चाहती हूँ कि वे ईरान से कैसे निपटते हैं। ग्रेटा, अगर तुम वाकई मदद करना चाहती हो तो अपना छोटा सा बेड़ा होर्मुज जलदमरू मध्य ले जाओ। शायद तब मैं टिकट खरीद लूं। ओ माय गॉश। मुझे लगता है कि उन्हें गाजा जाने देना चाहिए, लेकिन वे इस्लामी गणराज्य के लिए काम कर रहे हैं, साझेदार हैं और संभवतः फंड भी लेते हैं। मुझे इस पर पूरा यकीन है। और शायद यही हमें चाहिए कि उनके लिए फंडिंग के स्रोत सचमुच सूख जाए। इन सारे प्रॉक्सीज का फिर क्या होगा? जब इस्लामी गणराज्य से पैसा आना बंद हो जाएगा तो हमास का क्या होगा? कतर? मेरा मतलब है ये कतर या अन्य पक्ष भी हो सकते हैं जो इसे आगे बढ़ाने में रुचि रखते हों, लेकिन इससे खेल बदल जाता है। ये सभी आतंकवादी प्रॉक्सी जैसे हूती इराक और सीरिया में अब भी मौजूद हैं। भले ही छोटे हो गए हों, उनके लिए चीजें बदल देता है। लेबनान में हिजबुल्लाह, इस्लामिक जिहाद आदि सभी। यहाँ तक कि अगर हम ये पूरी जंग खत्म कर दें और मान लीजिए हम जीत जाएं, पश्चिम जीत जाए, पश्चिम में जो भी घुसपैठ है, जो भी दिमागी खेल चल रहे हैं, वो सब अभी भी वही हैं। ओ भगवान, हाँ सही है। लेकिन जैसे विडंबना ये है कि शायद ये सब तब भी रहेगा जब हम रिपब्लिक को गिरा देंगे। सही कहा, यही विडंबना है। ये यूरोप में बना रहेगा। सही है। अमेरिका में शायद थोड़ी सफाई हो सकती है, पर एकेडमिक जगत में नहीं। उन्हें एकेडमिक जगत और समाचार मीडिया की सफाई करनी होगी। हाँ, यही असली जंग है यहाँ। मेरा मतलब है एक सैन्य युद्ध चल रहा है, लेकिन इसमें शामिल ज्यादातर लोग जानते हैं कि उनका इजराइल और पश्चिम के गठबंधन के खिलाफ कोई मौका नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना ज्यादातर समय और ऊर्जा धारणा की लड़ाई यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध में लगाने का फैसला किया। और खास तौर पर अमेरिकी लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वे किससे निपट रहे हैं। वे सच में अपनी खबरों पर भरोसा करते हैं। उन्हें नहीं पता कि वामपंथी और दक्षिणपंथी समाचार, सोशल मीडिया, सेलिब्रिटी, अकादमिक जगत और उनके पसंदीदा पॉडकास्टर्स भी एक ही लोगों के पास हैं। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एना कैस्पेरियन और निक फुएंतेज एक जैसी बातें कह रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा करने को कहा गया था। उन्हें एक जैसी बातें कहने की ट्रेनिंग मिली है। आप समझ रही हैं, ये सच है। उसका नाम क्या है? हसन पेकर और टकर कार्लसन। ये सभी लोग जिन्हें इस्लामी गणराज्य, कतर और इन सब ने खरीद लिया है और बेच दिया है। हसन पेकर को येल यूनिवर्सिटी में हीरो जैसा स्वागत मिला। और जहां उन्होंने पतन के बारे में बात की, उसे एक अच्छी बात बताया। हाँ, जहां उन्होंने सोवियत संघ के पतन के बारे में बात की, और ये वाकई चौंकाने वाला है। अमेरिकियों को ये नहीं समझ आता क्योंकि वे आजाद देश में रहे हैं, इसलिए वे मनोवैज्ञानिक युद्ध और प्रचार के महत्व और असर को नहीं समझते।
और जिन बहुत से लोगों के साथ मैं बड़ी हुई हूँ, मुझे रोज ऐसे संदेश मिलते हैं जो अगर 10 साल पहले होते तो किसी को मानसिक अस्पताल भेजने का कारण बन जाते। मुझे सचमुच रोज लंबी लंबी बातें मिलती हैं उन लोगों से जिन्हें मैं सच में जानती हूँ और जिनके साथ मैं बड़ी हुई हूँ। शैक्षणिक क्षेत्र के लोग, कुछ प्रमुख आईवी लीग विश्वविद्यालयों के लोग, जुड़े हुए लोग, प्रोफेसर, ऐसे लोग जिन्हें बेहतर पता होना चाहिए। मुझे प्रचार का ऐसा पागलपन भरा मिलाजुला पुलिंदा भेजते रहते हैं जो लेफ्ट, राइट, इस्लामिस्ट्स और सोशलिस्ट्स जैसी प्रोपेगेंडा मशीनों ने मिलकर बनाए हैं। उन्हें पता नहीं कि ये खबरें असली नहीं हैं। जिन स्रोतों का वे हवाला देते हैं वे एक दूसरे को ही उद्धृत कर रहे हैं। ये बहुत डरावना है। ये बहुत डरावना है। ये सच में एक जंग है। अगर आप मुझसे पूछें तो हम तो उस मैदान में भी नहीं हैं। अमेरिका अभी तक जागा ही नहीं है। और मैंने दरअसल पिछले हफ्ते महिला नेताओं के एक समूह को एक भाषण भी दिया था। उन्हें लगता है कि हम ये जंग हार रहे हैं। मेरा मतलब है उन्हें लगता है कि ये मनोवैज्ञानिक प्रचार है। ये उसी प्रचार का हिस्सा है कि अब अमेरिकियों को बताया गया है कि ये जंग हार दी गई है। ये पूरी तरह से हार चुकी है। इसका कारण अमेरिकी जनता का मनोबल गिराने के लिए चलाया जा रहा झूठा प्रचार है जो काफी सफल रहा है। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि अमेरिकी जनता सरकार पर इस जरूरी युद्ध को रोकने का दबाव डाले। हाँ, और ये सच नहीं है। अगर आप जमीनी हकीकत देखें तो ईरान इस समय सचमुच एक नाम मात्र के पुतले के हाथों शासित हो रहा है। हमने IRGC, आयतुल्ला, बसीज, सभी उग्रवादी समूहों, सभी राजनीतिक नेतृत्व, सभी धार्मिक नेतृत्व के शीर्ष 3 या 4 स्तरों को हटा दिया है। हमने ये सफलतापूर्वक बहुत कम नागरिक हताहतों के साथ किया है जो मानवाधिकारों के दृष्टिकोण से रहा। हाँ, वाकई में मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मानव व आदिवासी अधिकारों के दशकों के अनुभव में मैंने इतना सटीक और सोच समझकर किया गया काम कभी नहीं देखा। निश्चित रूप से कुछ चीजें हैं जो अच्छी तरह से नहीं सोची गई हैं। मुझे लगता है इनमें से कुछ युद्ध विराम और विराम हैं, लेकिन हम दुनिया के सबसे बुरे साम्राज्यों में से एक का वास्तविक समय में पतन देख रहे हैं, वो भी कम नागरिक खून खराबे के साथ। ये वाकई अद्भुत है। बिल्कुल। लेकिन अमेरिकी जनता ये नहीं जानती और वे पूरी तरह से आश्वस्त हैं। मैं देखती हूँ कि आप जानते हैं, जैसे कुछ अमेरिकी मानते हैं कि इजराइल एक न्यायपूर्ण युद्ध लड़ रहा है क्योंकि ये इजराइल के लिए अस्तित्व का खतरा है। लेकिन अमेरिकी भी अस्तित्वगत खतरे का सामना कर रहे हैं। हम नहीं थे। हमारे लिए ये कोई तात्कालिक खतरा नहीं है। ईरान सच में परमाणु हथियार हासिल करने वाला नहीं था। हमें इसकी चेतावनी इराक में मिली थी। और ये प्रोपेगेंडा है जो उन्हें चम्मच से खिलाया गया है, जैसे महीनों से उनकी आंखों में सीधे ठूसा गया हो इन मीडिया तंत्रों द्वारा। अकादमिक लोग और जानकारी बांटने, प्रोसेस करने वाली व्यवस्थाएं जिन्हें रेड ग्रीन गठजोड़ ने कब्जे में ले लिया है। इन सभी न्यूज में चाहे छुपकर या खुलकर एंटी सेमिटिज्म की एक अच्छी परत भी है। अब जब घटिया लोगों की बात हो रही है तो हम अपने पसंदीदा सेगमेंट सप्ताह का सबसे घटिया इंसान पर चलते हैं। ठीक है, इसे बचा कर रखते हैं महिलाओं। हर हफ्ते और भी आते हैं। शोशाना, तुम्हारा सबसे घटिया इंसान कौन है? ओह शोशाना, जरा सांस लो, जरा सांस लो। लेन। मैं हूँ। ठीक है, मेरे घटिया लोग ये 2 महिलाएं हैं और इनके जैसे लोग, लेकिन खासकर ये दोनों। मेरे पास इनके नाम भी नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि हमें मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि ये माँ बेटी हैं। हाँ, ऐसा ही है। ये यूके से हैं। ये बहुत बहादुर हैं क्योंकि ये उन्हीं इजरायलियों को देख रही हैं जिन्हें ये बच्चों के हत्यारे मानती हैं, और ये उनके ऊपर सार्वजनिक रूप से चिल्ला रही हैं। और मुझे कहना पड़ेगा, महिलाओं, अगर आप सच में सोचती हैं कि वे बच्चों के हत्यारे हैं तो आप घबराई हुई क्यों नहीं हैं? आपको ये चिंता क्यों नहीं होती कि मोसाद एजेंसी को आपका नाम, आपके दोस्तों के नाम, आपके सारे नाजायज बच्चों के नाम पता है? उन्हें ठीक ठीक पता है कि आप कहाँ रहती हैं। उन्हें सबका पता है और हम आपके पीछे आने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ये अच्छा विचार नहीं हो सकता? क्योंकि आप जानती हैं कि ऐसा नहीं है। जो लोग इजरायलियों को बच्चों के हत्यारे कह रहे हैं जानते हैं कि उन्हें कुछ नहीं होगा। आप बस दिखावा कर रहे हैं। अगर आप मानती कि हम बच्चों के हत्यारे हैं और दुनिया चलाते हैं तो घबराई होती कि अगला निशाना आप हो सकती हैं, लेकिन आप बस दिखावा कर रही हैं। आप और आपकी बेटी लोगों को बच्चों के हत्यारे कहती फिर रही हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, कर्मा एक और वो मेरे जैसी दिखती है। अरे खैर, आप ये बताना भूल दें कि ये वियतनाम में है जहां इजरायली पूरी दुनिया पर कब्जा करने वाले हैं। सांस लेने के लिए आप जानती हैं वे थाईलैंड, वियतनाम जाते हैं। आप जानती हैं, कठिन हालात से निकलने के लिए।
कई बच्चों में से कुछ तो इतने, जैसे इस सर्वे के बाद या जो लोग बच गए उनके बाद उन्होंने अपने दोस्तों को मारा जाता हुआ देखा है। और ये दो घिनौने सांप, मुझे समझ नहीं आता कि वियतनामी अधिकारी इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते। इससे लोग दूर रहेंगे। थाईलैंड में ऐसा नहीं होता। ऐसा एक दो बार ही बहुत ही कम हुआ है और ऐसे लोगों को हटा दिया गया क्योंकि इजरायली पर्यटन अहम है। अब इजरायली पर्यटन वियतनाम व फिलीपींस में भी बढ़ रहा है, इसलिए इन देशों को इन लोगों को नियंत्रण में रखना होगा। लेकिन वे बहुत गुस्से में हैं। वे घिनौने हैं। आ जाओ मुझसे भिड़ो, घिनौने। मैं जेल में नहीं होती, मैं भी जेल में होती। इजरायली इतने शांत कैसे रहे मुझे नहीं पता। मुझे बस आपको बताना है वे शांत रहे। वो तुरंत लाइव स्ट्रीम पर आ जाती। हाँ, लेकिन असल बात यह है कि उन्होंने खुद के वीडियो बनाए जिसमें वे इजरायलियों का पीछा कर रहे थे जो अपने काम से काम रख रहे थे, उन पर पागलों की तरह चिल्ला रहे थे और फिर उन वीडियो को ऑनलाइन डाल दिया क्योंकि वे इस पर गर्व करते हैं। ये सारी यहूदी विरोधी नफरत और प्रचार पश्चिमी दुनिया में खुलेआम फैलने का सीधा नतीजा है। हाँ, कोई नतीजा नहीं, बिल्कुल सही। लेकिन खासकर यूके में यही वजह है। जो लोग इसे देख रहे हैं जैसे आप अपने घर पर, उन्हें सक्रिय रूप से यहूदी विरोध का विरोध करना होगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर आप बस अफसोस जता दें कि ओह ये दुखद है। नहीं, इसके वास्तविक दुनिया में सचमुच नतीजे होते हैं, बहुत चिंताजनक। बिल्कुल। अगर उनमें थोड़ी और हिम्मत होती तो वे सच में उन पर पत्थर फेंक सकते थे। और बात यह है, मैं तो रेमन का कटोरा फेंक देता। हे भगवान, हाँ वो सब उसमें लिपट जाते नहीं। मैं कह रही हूँ कि ये काफी बुरा है। लेकिन बात यह है कि हर कोई उस साइलेंट मेजॉरिटी के बारे में बात करता है ना? जैसे लोग कहते हैं नहीं हम सब ऐसे नहीं हैं। और आप वीडियो में देख सकते हैं, एक वीडियो है जिसमें कोई बच्चों पर चिल्ला रहा है जो नूडल्स खा रहे हैं। पीछे बैठी औरत जैसे वो जो हो रहा है उसे देखकर सन्न रह गई है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। बिल्कुल सही, समझी। जो चुप रहने वाली बहुसंख्यक आबादी है वो भी इसमें शामिल है। बहुसंख्यक आबादी की चुप्पी और उदासीनता ने यही हालात बनाए, जैसा एली विजेल भी कहते हैं, और हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि ये हमेशा यहूदियों से शुरू होता है। ये यहूदियों से शुरू होता है पर उन पर खत्म नहीं होता। ये यहूदियों पर खत्म होता है। अच्छा, धन्यवाद। वे बहुत ही घटिया लोग हैं और मैं उनका नाम लेकर उन्हें शर्मिंदा करना चाहूंगी, जैसे उनकी तस्वीरें लगाना। और अगर आप इन भयानक महिलाओं में से किसी को भी नौकरी दे रहे हैं तो कृपया सही काम करें और उन्हें निकाल दें क्योंकि वे शर्मनाक हैं। ठीक है एमिली, इस हफ्ते तुम्हारा घटिया इंसान कौन है? खैर, मैंने इस बारे में बहुत सोचा कि इस हफ्ते मैं किस पर ध्यान देना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे विकल्प हैं। दुनिया में घटिया लोगों की कोई कमी नहीं है, कभी नहीं। लेकिन आखिरकार कल एक ऐसी घटना हुई जो बहुत बहुत दुखद है और मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। तो इस हफ्ते मेरा घटिया इंसान है IRGC। अब इसके लिए सचमुच लाखों वजह हो सकती हैं, लेकिन इस हफ्ते खास तौर पर मुझे कहना पड़ेगा कि IRGC या बेसिस फोर्सेस, क्योंकि अहमद खुदाई की कहानी की वजह से जिन्होंने कल खुदकुशी कर ली थी, ये वो शख्स थे जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर कुछ महीने पहले जब विरोध प्रदर्शन अपने चरम पर थे, कई घायल प्रदर्शनकारियों को अपने घर में पनाह दी थी। उनकी पत्नी एक नर्स थी। सुरक्षा बलों यानी IRGC ने उनके घर में घुसकर उनकी पत्नी को गोली मार दी थी। कुछ हफ्ते बाद जब वे उसकी लाश ले गए तो उन्होंने उसकी लाश के साथ यौन उत्पीड़न करते हुए वीडियो और फुटेज रिकॉर्ड की और उसे उसके पति को भेज दिया। क्या वो और भी ज्यादा मर चुकी थी और उन्होंने मूल रूप से? हाँ। हे भगवान। हाँ, ये जाहिर तौर पर एक भयानक कहानी है और सबसे भयानक बात यह है कि ये असामान्य नहीं है। ये वही है जो वे करते हैं, यही उनका तरीका है काम करने का। ये एक औजार है जिसका वे इस्तेमाल करते हैं ताकि पूरी आबादी में डर पैदा कर सकें। मुझे नहीं लगता कि पश्चिम के लोग समझते हैं कि वे ऐसी चीजें करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। हम ऐसे शासन की बात कर रहे हैं जहां अधिकारी अपने ही बच्चों को फांसी दे चुके हैं। हे भगवान! तो ये कहना कि वे चरमपंथी हैं उसकी गंभीरता को ठीक से नहीं दर्शाता, खासकर उस दुनिया में जहां आपको लगता है कि किसी ने एक्स पर क्या कहा उससे आप उतने ही आहत हैं। ये दोनों चीजें एक जैसी नहीं हैं। ये पूरी तरह से एक भयावह डिस्टोपियन नरक है जिसमें आज इस्लामी शासन मौजूद है। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हर व्यक्ति को इसके खिलाफ और भी सख्त रुख अपनाना चाहिए, चाहे वह सैन्य रूप से हो या किसी और तरीके से। आमीन। ये सच में इंसानी रूप में राक्षस हैं। 7 अक्टूबर को भी ऐसे ही अपराध हुए थे जब वे मरी महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे थे।
उन्होंने बलात्कार के बाद हत्या कर दी और हत्या के बाद भी उनके साथ बलात्कार करते रहे। ऐसे राक्षसों का अंत जरूरी है। आप इन लोगों के साथ और क्या करना चाहेंगे? क्या आप इन्हें सुधारना चाहेंगे? ये संभव नहीं है। ये वही स्थिति नहीं है जो हम देखते हैं। आप कह रही थीं कि इस्लामवाद एक मृत्यु संप्रदाय है, जो सही है। हम ये पैटर्न सभी इस्लामवादी आतंकवादी समुदायों में देखते हैं। हिजबुल्लाह में भी ऐसी चीजें होती हैं। हौथियों में बाल विवाह होता है और बाल यौन शोषण भी। हाँ, ये सभी कट्टरपंथी समुदायों में एक समस्या है और हमें इसके बारे में कुछ करना होगा। अगर हम नहीं करते, ये फैलता ही रहेगा। हाँ, मैं मतलब है, मैं अफगानिस्तान में ये देख रही थी कि वे छोटे लड़कों के साथ क्या करते हैं। वे उन्हें असल में वैश्या बना देते हैं। ये सब बहुत घिनौना है। और आपको पता है क्या? सबसे बुरी बात यह है कि आपके पास एक यहूदी बाल यौन शोषक एप्स्टीन है और मेरी टिप्पणियों में सिर्फ एप्स्टीन 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 वाला देश आता है। सिर्फ एक यहूदी बाल यौन शोषक दिखाया जा रहा है। मुझे लगता है और भी होंगे। हम बाल यौन शोषण को ना महिमा मंडित करते हैं, ना ही इसे कानून में शामिल करते हैं, जबकि इजराइल में ऐसा है। हम एप्स्टीन से शर्मिंदा हैं। वो हमारे मूल्यों का प्रतीक नहीं है। इसके विपरीत यह इस पंथ का प्रतीक है। अब मैं और सहन नहीं कर सकती। मेरी टिप्पणियों में सिर्फ एप्स्टीन एप्स्टीन है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो लोग एप्स्टीन को लेकर परेशान हैं और कहते हैं कि उसे इजराइल नियंत्रित करता था, वही लोग हमास का समर्थन करते हैं। हिजबुल्लाह, होती ईरान का इस्लामी गणराज्य। इन जगहों पर एप्स्टीन ने जो किया न सिर्फ कानूनी है, बल्कि कानून में शामिल और प्रोत्साहित भी है। ये संस्थागत बाल यौन शोषण है। यही लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। ये पागलपन है, लेकिन यही वजह है कि ये सब अपना दोष दूसरों पर मढ़ना है। सब कुछ वही है। नहीं 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 दोस्तों, आप इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा भी मिस कर रहे हैं। यहूदी बलि का बकरा है, ठीक है? यहूदी बलि का बकरा है। मेरे अंदर गुस्सा है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैं इसे यहाँ नहीं दिखा सकती क्योंकि वो नस्लवादी हो जाएगा। मैं अपना गुस्सा यूके के गैंग रेप कांड पर नहीं निकाल सकती। हाँ, गैंग्स। और वो गैंग्स, मैं वहां ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वे ब्राउन लोग हैं और ब्राउन लोग उत्पीड़क नहीं हो सकते। वे केवल उत्पीड़ित ही हो सकते हैं। मुझे ब्राउन वोट छोड़कर जाना होगा। बलि का बकरा हमेशा यहूदी ही होता है। हाँ। यहाँ तक कि अगर मैं एप्स्टन का नाम नहीं ले सकती, मैं गैंग रेप गैंगस्टर में किसी का नाम नहीं ले सकती क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मैं यहाँ ऐसा कर सकती हूँ। और यहूदी हमेशा वहां बैठा रहता है ताकि वो तुम्हारा बलि का बकरा बन सके। मैं इसे यीशु कॉम्प्लेक्स कहती हूँ, जिसमें वे अपने पाप इस मूर्ति पर डालते हैं और फिर हमारी हत्या की मांग करते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। इस मौके पर तुम्हारा बदमाश कौन है? तो मेरा बदमाश आज और हर दिन संयुक्त राष्ट्र है। ओह, क्यों नहीं? अब जैसा कि हमने अभी सुना, इस्लामी गणराज्य अपने मानवता के खिलाफ अपराधों, बाल यौन शोषण और मासूम लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न के लिए प्रसिद्ध और कुख्यात है। बिना किसी वजह के उन्हें फांसी देने से पहले उनकी गिरफ्तारी, उनका टॉर्चर, अपने ही मासूम नागरिकों और दुनिया भर के मासूम नागरिकों का कत्ल, हर जगह प्रॉक्सी युद्ध चल रहे हैं। और आप सोचेंगे कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था जो खुद को किसी नैतिक प्राधिकार के रूप में पेश करती है, जिसे दुनिया भर के लाखों लोग नैतिक अधिकार मानते हैं, जो दूसरों का न्याय कर सकते हैं, वो किसी न किसी तरह नैतिक या नैतिकता से जुड़ी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर बनी अपनी विशेष समिति में चुन लिया है, जो महिलाओं के अधिकार, मानवाधिकार, आतंकवाद से लड़ाई और ऐसी तमाम चीजों पर फैसला करती है जिनका इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान खुद खास तौर पर दोषी है। और मुझे लगता है कि मैं सालों से इस बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कई सालों तक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के क्षेत्र में काम किया है। और सालों से मुझे लगता है कि संयुक्त राष्ट्र सबसे बुरी संस्थाओं में से एक है, क्योंकि लोग इसका मकसद तो कुछ और है और ये दिखावा करते हैं कि ये एक कानूनी, नैतिक और मानवतावादी प्राधिकरण है। वे लोग जो बुरी चीजों को होने से रोक सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। वे जो करते हैं वो ये है कि वे अपने मंच का इस्तेमाल उन लोगों को मंच देने के लिए करते हैं जो ये अत्याचार कर रहे हैं, ताकि न सिर्फ उन्हें कभी इसके लिए जवाबदेह न ठहराया जाए, बल्कि वे इसे जारी भी रख सकें। वे दुनिया भर में इन भयानक मानवाधिकार अत्याचारों को बिना किसी के रोके जारी रखने में सक्षम हैं। तो इस हफ्ते का मेरा सबसे घटिया इंसान जाहिर तौर पर ईरान का इस्लामी गणराज्य है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र भी, जिन्होंने उन्हें इतना बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लेने का मंच दिया।
मुझे लगता है कि अगर अब भी कोई संयुक्त राष्ट्र की समस्याएं नहीं देख पा रहा है तो ये बहुत चिंताजनक है। जब ईरान का इस्लामी गणराज्य ने सिर्फ जनवरी महीने में ही अपने 30 से 1 लाख लोगों का कत्ल कर दिया, ये वही लोग हैं जिन्हें मानवाधिकारों व बड़े फैसलों के लिए चुना गया है। नहीं, बस ऐसा कोई तरीका नहीं है। कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का। नहीं, आगे बढ़ने का तरीका नहीं है। वे दुनिया के सबसे बुरे मानवाधिकार उल्लंघनकर्ताओं को बचाते हैं और यही करते हैं। आपको देखना चाहिए कि उन समितियों में और कौन है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य खुद ही मानवता के खिलाफ तरह तरह के अपराधों, यौन तस्करी, मानव तस्करी के मामलों में कैरेबियन में फंसे और दोषी पाए गए हैं। इसके अलावा वे 7 अक्टूबर की घटना में भी शामिल थे। हाँ, संयुक्त राष्ट्र की जांच में पता चला कि उनके स्टाफ के कई सदस्य शामिल थे और जांचे गए आधे लोग बलात्कार, यातना, बंधक बनाना, अपहरण, हत्या जैसे अपराधों के दोषी पाए गए। ये सिर्फ यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में भी सच है। हमें किसी घटिया इंसान की कहानी का अच्छा अंत पसंद है। जो मैंने सुना उसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र के पास पैसे खत्म हो रहे हैं क्योंकि अमेरिका काफी फंडिंग रोकने वाला है और कम से कम UNRWA तो भयंकर संकट में दिख रहा है, जो कि अच्छी खबर है। यूनिफिल जो छुपा हुआ है, उसने एक आतंकवादी को खरीदा है। अब कोई भी उन्हें फंड नहीं करेगा। उम्मीद है फिर से इस युद्ध के बाद मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव करने होंगे। मुझे उम्मीद है संयुक्त राष्ट्र कुछ बेहतर बनेगा, क्योंकि ऐसे नहीं चल सकता। जो लोग मानवता के खिलाफ सबसे भयानक अपराध करते हैं, उन्हें कानून का पालन करने वाले लोकतंत्रों के बराबर वोट नहीं मिल सकता। इसका कोई मतलब नहीं बनता। आशा करते हैं कि ये उनकी समाप्ति की शुरुआत हो। वे कई बार घटिया इंसान रहे हैं और हमेशा उन्हें घटिया कहने का नया कारण मिलता है। ठीक है, मेरे इस हफ्ते के घटिया इंसान हैं एक छोटे कद के आदमी जिनका नाम है कॉनराड बेरकोविच, जो पोलैंड की संसद में कन्फेडरेशन पार्टी के अति दक्षिणपंथी सांसद हैं। अब ये आदमी जाहिर है कोई खास नहीं है, और आज के इस शोरगुल वाले दुनिया में आप कैसे खास बन सकते हैं? तो आप इजरायली झंडा लेते हैं, उस पर से मगेंद विद हटाते हैं और उसकी जगह नाजी का चिन्ह लगा देते हैं, और आप तय करते हैं कि हॉलोकॉस्ट स्मरण दिवस पर, जो पिछले हफ्ते था, आप उन यहूदियों की यादों पर थूकेंगे जिन्हें नाजियों ने नरसंहार किया था। नाजी प्रतीक को ले और उसे अपने भाषण में संसद सदस्य के रूप में सबके सामने प्रदर्शित करें। और फिर से मुझे सच में अब समझ नहीं आ रहा कि और क्या कहूँ। वो आदमी एक अति दक्षिणपंथी पॉलिश पार्टी से है, जिसका मतलब है, जैसा कि आप पहले कह रहे थे, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, यहूदी विरोधी भावना कहीं से भी आ सकती है। ये अति वाम और अति दक्षिण दोनों से आता है। इस आदमी को अब अपने घटिया व्यवहार और मारे गए लोगों की यादों का अपमान करने पर 15 मिनट की शोहरत मिल गई है, वो भी हॉलोकॉस्ट स्मरण दिवस पर, जिससे लोगों की तकलीफ और बढ़ गई। तो मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा नहीं जानती, क्योंकि शायद कहने के लिए ज़्यादा कुछ है भी नहीं, सिवाय इसके कि तुम एक घटिया इंसान हो, कॉनराड बर्कोविच पोलैंड से। ठीक है, अब चलो अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और इंसानियत के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, कुछ हीरोज ढूंढकर। और हमेशा हीरोज होते हैं। शोशाना, तुम्हारा हीरो कौन है? मेरा हीरोज घटिया इंसान से जुड़ा है। विडंबना ये है कि अब न्यूयॉर्क में एक औरत इजरायलियों पर चिल्ला रही है, बेबी किलर, क्योंकि गोरी लड़कियां यही करती है। माफ करना, और सोफिया करेन की तरह कोई कुछ नहीं करता, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस वीडियो में इजरायली बस वहां बैठे हैं और मुझे नहीं पता कैसे, शायद उसने हिब्रू या उसका लहजा सीख लिया है, या बस जानती है कि वे इजरायली हैं। वो उन्हें देखकर कहती है, ये लोग बच्चे मारने वाले हैं, और खुद को रिकॉर्ड करती है क्योंकि वो निकम्मी है। और फिर स्पाइडरमैन आता है और कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। सच में जैसे वो चिल्लाता नहीं है, वो जोर से नहीं बोलता, वो बस कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, तुम्हें सच में यहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल शांत, ऐसा मानो तुम खुद भी ये कर सकते हो, चाहे तुम स्पाइडरमैन जैसे ना दिखो। ये कुछ ऐसा है जो तुम किसी पागल इंसान के पास जाकर भी कह सकती हो। हाँ, तुम्हें सच में ऐसा नहीं करना चाहिए डियर, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो स्पाइडरमैन, तुम मेरे हीरो हो क्योंकि तुम एक अच्छे, सामान्य और सभ्य इंसान हो।
तुम्हें और काफिर करेन को बधाई हो। इस बात से दुखी मत हो कि उन्हें तुम पसंद नहीं हो। वो हॉट है और तुम नहीं हो। हाँ, वो देवी हॉट है। और सुनो, उसने अपनी नौकरी खो दी है। ये दूसरी बार है जब उसने अपनी नौकरी खोई है। उसे इंसानों के साथ काम नहीं करना चाहिए। वो मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर है जिसने नौकरी खो दी। स्पाइडरमैन वही है जो टाइम स्क्वायर पर स्पाइडरमैन बनकर खड़ा रहता है, असल वाला नहीं। भले ही हमें टॉम हॉलैंड पसंद है, मुझे जेंडाया वाली बात भी पसंद है, लेकिन तुम सच में उसके लिए क्या महसूस करते हो? वो टॉम हॉलैंड की बात कर रही है। हाँ, लेकिन वो बस एक अच्छा इंसान था। हाँ, एकदम सामान्य इंसान की तरह, जैसे न्यूयॉर्कर होना चाहिए, बिल्कुल वही न्यूयॉर्क जिसमें मैं बड़ी हुई हूँ, वैसे ही। हाँ, हम आपसे प्यार करते हैं स्पाइडरमैन। धन्यवाद। हमें नहीं पता उस मास्क के नीचे आप कौन हैं, पर आप इस हफ्ते के हीरो हैं। एमिली, आपका हीरो कौन है? तो इस हफ्ते मेरी हीरो जावियर मिलाय है, अर्जेंटीना के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो अभी इजराइल पहुंचे हैं। वाह, दुर्भाग्यवश मैं उनका इंटरव्यू नहीं ले सकती क्योंकि मुझे स्पेनिश नहीं आती, लेकिन आप ले सकते हैं। मैंने सुना, Javier, por favor, aquí llamo. La uña que te entrevistar estoy este país. मैं मिले की बहुत बड़ी फैन हूँ। वो अर्थशास्त्र या इजराइल जैसे मुद्दों पर जो भी खड़े होते हैं, मैं सब पसंद करती हूँ। और वो इस पूरे मुश्किल समय में 7 अक्टूबर के बाद इजराइल देश के लिए एक सच्चे दोस्त और सच्चे सहयोगी रहे हैं। एक शानदार दोस्त और सहयोगी जो इजराइल को कूटनीतिक, आर्थिक और हर तरह से आगे बढ़ाने में सक्रिय है। अर्जेंटीना इजराइल संबंधों और लैटिन अमेरिका में भी आप मेरे इस हफ्ते के हीरो हैं। आप इसी तरह शानदार काम जारी रखें और इजराइल की दोस्त बनने के लिए धन्यवाद। हमें हाविये मिले बहुत पसंद है और वो बहुत मजेदार भी है। क्या आपने उनका गाना वाला वीडियो देखा? वो स्वतंत्रता दिवस पर मशाल जलाने वाले हैं, जो इस देश में बहुत बड़ा सम्मान है। असल में कल रात उनकी ड्रेस रिहर्सल थी, जहां 2 अर्जेंटीनी गायक उनके लिए छोटा श्रद्धांजलि कार्यक्रम करने वाले थे। वो माइक पकड़ लेते हैं और उनके साथ गाना शुरू कर देते हैं। उस इंसान में एक अलग ही पर्सनालिटी है। यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। और अच्छी खबर ये भी है कि वहां से तेल अवीव के लिए डायरेक्ट फ्लाइट होगी वहीं पर। हाँ, चलिए वहीं चलते हैं। चलो चलते हैं। दक्षिणी और उत्तरी रोशनी। मैं उसे कोट नहीं करना चाहती, उनके पास दक्षिणी सूरज की रोशनी है। चलो अर्जेंटीना चलते हैं। मुझे हाविये मिले बहुत पसंद है। मेरे लिए खास बात यह है कि मैं उनसे मिली थी और मैंने उनसे थोड़ी बात की थी और वो बहुत अच्छे थे। ओह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सिंपैटिको, जैसा कि हम स्पेनिश में कहते हैं। बहुत बड़ी हीरो एमिली। जेफ, तुम? मेरे पास भी एक प्यारी, दिल छू लेने वाली हीरो की कहानी है जो स्पाइडरमैन जैसी है। तो पिछले हफ्ते, मुझे असल में नहीं पता कि ये घटना कब हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये हाल ही में हुई थी। वहाँ एक यहूदी व्यक्ति था जिसकी न्यूयॉर्क के हेस्टिंग्स ऑन हडसन में एक पिज्ज़ा पार्लर है जो वेस्टचेस्टर काउंटी के एक छोटे से शहर में है और उसका नाम स्लाइसेस पिज्ज़ा है। ये इज़ाक गार्सन नाम के एक यहूदी व्यक्ति का था। और बहुत सी जगहों की तरह मुझे लगता है कि इस समय शायद ही कोई यहूदी मिलेगा जिसे क्लू क्लक्स काफिर क्लान ने निशाना ना बनाया हो। आप जानते हैं, हम सब चाहे कुछ भी करें या कहीं भी हों, हमारे साथ, क्या आप ये लिख रही हैं? हाँ, क्लू क्लक्स काफिर, क्लाउस। चलो इसे एक हैशटैग बना देते हैं कृपया। मैं पूरे दिन यहाँ रहूंगी। असल में उन्होंने इस लड़के को निशाना बनाया जो एक बहुत प्यारा मासूम पिज्ज़ा वाला है जो इलाके के बच्चों को खाना खिलाता है। सब उसे पसंद करते हैं, सब उसे जानते हैं और वे उसके पीछे पड़ गए और उन्होंने खुद को ऐसा करते हुए वीडियो भी बनाया क्योंकि फिर से यहूदी विरोधी प्रचार और नफरत को पूरी तरह सामान्य बना दिया गया है और इसलिए वे इसे करते हुए बहुत गर्व महसूस कर रहे थे और वे अपनी 15 मिनट की प्रसिद्धि चाहते थे और इसलिए उन्होंने खुद को उसे परेशान करते हुए और उसे ये कहने के लिए मजबूर करते हुए वीडियो बनाया कि 7 अक्टूबर अच्छा था और इजराइल में हमास द्वारा मासूम महिलाओं और बच्चों के साथ बलात्कार और हत्या करना एक अच्छी बात थी, लेकिन उसने ऐसा कहने से इनकार कर दिया और वे बार बार और ज्यादा आक्रामक होते गए और मामला बहुत ही भद्दा हो गया और ये बहुत भयानक था। और ये बेचारा आदमी, वो बस यही कह रहा था कि मैं सिर्फ शांति चाहता हूँ। वो कह रहा था, मैं शांति में विश्वास करता हूँ, मैं सभी लोगों की मानवता में विश्वास करता हूँ। वो प्यारे, छोटे, अद्भुत इंसान की तरह था जो अपने काम से मतलब रखता था और वे उसके पीछे पड़ गए और बहुत बुरी तरह उसके पीछे पड़ गए।
और समुदाय, हेस्टिंग्स ऑन हडसन का समुदाय, वही किया जो सभी समुदायों को करना चाहिए, लेकिन लगभग कोई भी समुदाय वास्तव में नहीं कर रहा है। वे बड़ी संख्या में वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, यहाँ नहीं, हमारे पड़ोस में नहीं, हमारे समुदाय में नहीं, मेरे रहते नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर वे उसके पिज्जा पार्लर पहुंचे। सैकड़ों लोग रोजाना आते रहे, उसका सारा सामान खरीद लिया, समर्थन और एकजुटता में वहां पहुंचे, मीडिया को लाए, सबको दिखाया कि वे उसके साथ हैं, कि वे उसे डराने धमकाने नहीं देंगे। वे उससे प्यार, सम्मान करते हैं और उसे समुदाय का अहम सदस्य मानते हैं, उसे निशाना नहीं बनने देंगे। उन्होंने इस आधुनिक नाजी आंदोलन का वैसे ही सामना किया जैसा हर किसी को करना चाहिए। इसलिए इस हफ्ते वे मेरे हीरो हैं। हम इसे देख सकते हैं। मुझे पता है ये एक छोटा सा शहर है, ये न्यूयॉर्क के बीचों बीच दुनिया के दूसरे छोर पर है। आप लोगों ने मुझे भावुक कर दिया। मैं चाहती हूं कि आप जान लें कि इसका असर सिर्फ उन पर और स्थानीय यहूदी समुदाय पर ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के यहूदी समुदाय पर पड़ा है। इसलिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहती हूं। आप लोग इस हफ्ते मेरे हीरो हैं। वाह, ये कितनी अद्भुत कहानी है ना? कितनी खूबसूरत है। अगर हर कोई ऐसे ही खड़ा हो जाए तो ये क्लू क्लक्स काफिर क्लैन, मुझे ये नाम बहुत पसंद आया। इन्हें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि यहूदी व्यवसाय और पैसे कमाए क्योंकि आप उन्हें बार बार परेशान करते हैं, यही सेकेंड एवेन्यू डेली न्यूयॉर्क के मशहूर स्थान में भी हुआ। ऐसा पहले भी हो चुका है। लोग कह रहे हैं अब बहुत हो गया। कुछ साल पहले एक इजरायली कैफे के साथ भी यही हुआ था। ये बार बार होता है, लेकिन जब कोई समुदाय विरोध करता है तो असर अलग होता है। इसी तरह आप अपने बीच से यहूदी विरोध खत्म कर सकते हैं। आपके पास ये ताकत है, करिए। ठीक है, मैं एक और नायक के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं इस आदमी को काफी समय से देख रही हूँ। बात सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि उनकी कंपनी की भी है। एलेक्स कॉप पैलेंटियर के सीईओ हैं। पैलेंटियर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, जो आप जानते हैं बड़े पैमाने का सॉफ्टवेयर बनाती है। वे बहुत सारा डेटा और सॉफ्टवेयर लेते हैं और उसे समझ में आने लायक बनाते हैं, उसमें से इनसाइट्स निकालते हैं और फिर उस पर एक्शन लेते हैं। और निश्चित रूप से इस तरह का काम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आतंकवाद रोधी प्रयासों के लिए भी बहुत जरूरी है। और उन्होंने इस कंपनी की स्थापना 11 सितंबर के बाद की थी, जब उन्होंने देखा कि बहुत सारा डेटा था जिसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया गया, जिससे दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी हमलों में से एक, जो 11 सितंबर को हुआ था, को रोका जा सकता था। एलेक्स कॉप 7 अक्टूबर की शुरुआत से ही इस बात को लेकर पूरी तरह नैतिक रूप से स्पष्ट रहे हैं कि अच्छे लोग कौन हैं, हम, और बुरे लोग कौन हैं, हमास और दुनिया भर के इस्लामवादी। और निश्चित रूप से उन पर उनके अपने स्टाफ द्वारा, उनके आसपास के सभी लोगों द्वारा भी बहुत दबाव रहा है कि वे लगातार इजराइल के खिलाफ बातें कहें, ये कहें कि वे इजराइल के साथ व्यापार नहीं करेंगे, और उन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं माना। और इस हफ्ते, और यही वजह है कि मैं उन्हें अब अपना हीरो बना रही हूँ, इस हफ्ते उन्होंने कुछ ऐसा किया जो काफी अभूतपूर्व था। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक पूरा पेज का विज्ञापन दिया। इसे देखिए, जिसमें लिखा है, पैलेंटियर इजराइल के साथ खड़ा है, न कोई अगर, न कोई मगर, न कोई कब क्या का सवाल। ये है बहादुरी, यही है एक हीरो। एलेक्स कार्प, आज के दौर के हीरो बनने के लिए धन्यवाद। ये स्पष्ट रूप से बताने के लिए धन्यवाद कि असली बुरे लोग कौन हैं। इजराइल के साथ व्यापार करने, और जब हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब हमारे साथ खड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस हफ्ते आप मेरी हीरो हैं। ये बहुत अजीब है कि किसी को ऐसा करना पड़ता है, जैसे किसी को कहना पड़ता है, ठीक है शायद मैं हजारों डॉलर खर्च कर दूंगा एक फुल पेज विज्ञापन पे, हाँ मैं यही कह रही हूँ, बस ये कहने के लिए कि दूर हो जाओ। बिल्कुल सही। इसके अलावा उसका एक बहुत वायरल वीडियो भी था, जिसमें कोई उसके पैनल में एक इवेंट के दौरान खड़ा हो गया और फिलिस्तीनियों के बारे में चिल्लाने लगा, और वे बोले कि पैलेंटियर फिलिस्तीनियों को मारता है, और वो ऐसे थे, अच्छा, आतंकवादी। वो लोग जैसे पूरी तरह से ऐसे कि समस्या क्या है, तुम आतंकवादियों का समर्थन करते हो, इसमें क्या दिक्कत है, हम तो उन्हें और सटीक तरीके से मारते हैं। बिल्कुल, वो आतंकवादियों को मारने के लिए सटीक डेटा से लोगों की जान बचा रहा है, जो लोग समझ नहीं पाते। वो शांत रहता है और मुझे बहुत पसंद है। मैं कई सालों से उन्हें देख रही हूँ, वो शानदार हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। और मैं और भी हीरोज़ के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, इस संघर्ष के अंत के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, जो उस जहरीले शासन को उजागर करता है, जो अपनी जहर और आतंक के साथ पूरी दुनिया पर कब्जा किए हुए है। हमारे सैनिकों की सुरक्षा की प्रार्थना कर रही हूँ।
और कल हमारे शहीद सैनिकों और आतंकवादी हमलों में मारे गए लोगों की याद में स्मृति दिवस है। और आप जानती हैं, इस देश में इस दिन से ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं है। सच में इस देश में इस दिन से ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं है। ये राष्ट्रीय शोक का दिन है जो उसके बाद हमारे स्वतंत्रता उत्सव में बदल जाता है। और सच में आप जानती हैं, यही हमारे जीवन का प्रतीक है। यहाँ एक दिन हम शोक मना रहे हैं, अगले दिन हम जश्न मना रहे हैं। और यही यहूदी लोग हजारों सालों से करते आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के भावनात्मक उतार चढ़ाव के साथ जीना, दर्द और जश्न को हमेशा साथ साथ जीना। अब हम अगले 24 घंटों में यही अनुभव करेंगे। हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने बच्चों व अपनों को खोया है। हम उन सैनिकों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्हें अभी ठीक होकर फिर से अपने पैरों पर खड़ा होना है। देखने के लिए धन्यवाद।